हम जब भी किसी बीमारी या मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक उम्मीद होती है। हाँ, एकदम एक प्रिंटेड रिपोर्ट की तरह सब कुछ साफ साफ। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का काम हो, या फिर अगर हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर आपको एक्सरे दिखाता है। हम्म। वो उस टूटी हुई सफेद लकीर की ओर इशारा करता है और कहता है कि देखिए, ये रही समस्या, इसे ठीक करना है। एकदम साफ। और सच कहूं तो ये स्पष्टता हमें एक तरह का सुकून भी देती है। सही कहा। हम इंसानों को ना ऐसी चीजें बहुत पसंद है जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें मापा जा सके, या जिन्हें हम किसी बॉक्स में रख सकें। हाँ, और सत्ता को भी तो हम सदियों से इसी एक्सरे वाले नजरिए से देखते आए हैं, है ना? बिल्कुल, देखते आए हैं। मतलब हमें लगता है कि सत्ता का या पावर का सीधा सा मतलब है एक बहुत बड़ी सेना, या फिर शारीरिक बल। या वो इंसान जो मीटिंग रूम में सबसे तेज आवाज में चिल्ला सकता है। हाँ, जो सबसे ज्यादा शोर मचाए। लेकिन क्या हो अगर आज की इस 21वीं सदी में ताकतवर वो नहीं है जो चिल्ला रहा है, बल्कि वो है जो बिल्कुल खामोश है। और यहीं पर वो पुरानी एक्सरे मशीन पूरी तरह से फेल हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए, जब हम आधुनिक सत्ता के परिदृश्य में कदम रखते हैं ना, तो हम पाते हैं कि सत्ता की दुनिया अब बहुत ही सूक्ष्म हो चुकी है। मतलब एक तरह से अदृश्य हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल अदृश्य। आप उसे किसी एक्सरे में नहीं देख सकते। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य सत्ता और ताकत के बदलते चेहरे को डिकोड करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। सच में। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, उसने सच में मेरे सोचने का पूरा नजरिया बदल कर रख दिया है। मैं समझ सकती हूँ। हम संदीप चौहान द्वारा लिखी गई 2 बेहद शानदार और वैचारिक किताबों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। पहली किताब है 2026 में आई द फिलॉसफी ऑफ पावर। हाँ, और दूसरी है पूकावन 25 में प्रकाशित द यूनिफाइड पावर आर्किटेक्चर, जिसे यूपीए या यूपीएए भी कहा जाता है। ये दोनों ही किताबें बहुत प्रभावशाली हैं। मतलब इन किताबों को पढ़ते समय मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, वो आहा मोमेंट्स जो आते हैं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य आज यही है कि हम इन किताबों में दिए गए चवानवादी सत्ता के 12 नियमों को समझें। या जिन्हें 12 चवानियन लॉज ऑफ पावर कहा जाता है। सही कहा। जो भी इंसान आज भी ये सोचता है कि सत्ता बस छीनी जाती है या उसे बल प्रयोग से दबाकर रखा जाता है, उसके लिए ये चर्चा पूरी तरह से गेम चेंजर होने वाली है। बिल्कुल। इन दोनों किताबों का जो मूल स्वर है ना, वो सत्ता को लेकर हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जैसे हम बचपन से इतिहास में पढ़ते आए हैं, वो मैकियावेली या हॉक्स जैसे विचारकों के नजरिए से। हाँ, हम हमेशा से सत्ता को उसी पुराने चश्मे से देखते आए हैं। वही मैकियावेली जिसने कहा कि एक राजा के लिए लोगों के दिलों में प्यार से ज्यादा डर पैदा करना जरूरी है। डर का सिद्धांत। हाँ, या हॉब्स की बात करें, जो कहता था कि सत्ता का मतलब है एक ऐसा शक्तिशाली लीडर जो सब पर हावी रहे, जो डंडे के जोर पर नियंत्रण रखे। बिल्कुल। हमारी फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं ना। मतलब जो विलन जितनी जोर से टेबल पीटता है वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। ठीक कहा। लेकिन चवान का विश्लेषण यहाँ बहुत ही स्पष्ट है और काफी तीखा भी है। अच्छा, वो कैसे? उनका कहना है कि मैकियावेली या हॉब्स के जो भी सिद्धांत हैं, वे मुख्य रूप से केवल आपातकाल में काम आते हैं। मतलब सिर्फ इमरजेंसी के समय? हाँ, देखिए, जब आपका सिस्टम टूट रहा हो या समाज में बहुत ज्यादा अराजकता हो, तब आपको बल या डर की जरूरत पड़ सकती है। ओके। लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाली सत्ता के लिए यह तरीका हमेशा विफल होता है। क्यों? बल प्रयोग हमेशा क्यों फेल होता है? क्योंकि बल का प्रयोग करना बहुत महंगा सौदा है। मतलब इसमें आपकी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। रुको रुको, चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बल का प्रयोग करना असल में ताकत की नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है? बिल्कुल। अगर आपको बार बार बल दिखाना पड़ रहा है तो आप कमजोर हैं। तो फिर चवान के हिसाब से सत्ता असल में है क्या? देखिए, चवान के अनुसार सत्ता कोई संपत्ति या पोजेशन नहीं है जिसे आप अपनी तिजोरी में बंद कर सकते हैं या मुट्ठी में कसकर पकड़ सकते हैं। हाँ, सत्ता असल में एक परिणाम है, एक कंसिक्वेंस है। कंसिक्वेंस? हाँ, जो संरेखण या अलाइनमेंट से पैदा होता है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो पुरानी थ्योरी बल या फोर्स पर आधारित थी, ठीक है। जबकि चवान की थ्योरी परिणाम ज्यामिति पर आधारित है। परिणाम ज्यामिति? सुनने में तो ये किसी गणित की क्लास जैसा लग रहा है। हाँ,
कंसीक्वेंस ज्योमेट्री। बजाय आप उस पूरे वातावरण का ढांचा ऐसा बना देते हैं, एक आर्किटेक्चर बना देते हैं। हाँ, एक ऐसा आर्किटेक्चर कि लोग अपनी मर्जी से वही करते हैं जो उस ढांचे के अनुकूल होता है। और जो अंत में मेरे फायदे में होता है। एकदम सही। चौहान कहते हैं कि सत्ता का असली पतन तब शुरू होता है जब कोई इसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करता है और बात बात पर प्रतिक्रिया देता है। हाँ, रिएक्शन देता है। बिना एक गहरे दर्शन के सत्ता केवल अहंकार को जन्म देती है और फिर यही अहंकार पतन का कारण बनता है। सच में ये दिमाग खराब करने वाली बात है। एक पल के लिए इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। अगर सत्ता कोई बल नहीं है जिसे धक्का देकर इस्तेमाल किया जाए, तो क्या हम इसे एक बहती हुई नदी की तरह देख सकते हैं? नदी की तरह। दिलचस्प है। कैसे? मतलब अगर मैं पानी को बहुत जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा? वो उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। बिल्कुल, आप पानी को बांध कर नहीं रख सकते। हाँ, मैं पानी से लड़कर उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैं एक बांध बना दूं, एक डैम बना दे। हाँ, एक डैम, तो मैं पानी से लड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक ज्यामिति खड़ी कर रहा हूं, एक ढांचा बना रहा हूं। बहुत ही सटीक बात है। और फिर वो नदी खुद ब खुद उस रास्ते पर मुड़ जाती है जहां मैं चाहता हूं, और बदले में मेरे लिए बिजली पैदा करती है। क्या परिणाम ज्यामिति कुछ कुछ इसी तरह काम करती है? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। बिल्कुल ऐसा ही है। नदी का पानी अपने आप बह रहा है। वो मेरे किसी आदेश का पालन नहीं कर रहा। हाँ, वो सिर्फ भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा है। जब आप बांध बनाते हैं तो आप पानी से कुश्ती नहीं लड़ रहे होते। मैं सिर्फ ज्यामिति बदल रहा हूं। बिल्कुल, पानी स्वाभाविक रूप से उस नए रास्ते पर बहने लगता है। तो जो संस्था वो बांध बनाती है वो ताकतवर है, ना कि वो जो पानी के बीच में खड़ा होकर उसे रोकने के लिए चीख रहा है। एकदम सही। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, लेकिन अब इस नदी और बांध के रूपक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असली दुनिया में आते हैं। ठीक है। आधुनिक दुनिया में, जिसे चौहान कंप्यूट सदी या कंप्यूट सेंचुरी कहते हैं, ये बांध आखिर बनाया कैसे जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि देखिए, पुरानी दुनिया में तो सत्ता की पहचान एकदम साफ थी। हाँ, सेना और हथियार। हाँ, जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, जिसकी जीडीपी सबसे बड़ी हो, या जिसके पास सबसे विशाल सेना और टैंक हो, वही सबसे ज्यादा ताकतवर। तो आज के समय में ये ज्यामिति कैसे बिछाई जाती है? और यहीं पर चौहान का कंप्यूट सदी का सिद्धांत सामने आता है। इस नई सदी में जनसंख्या, भारी भरकम जीडीपी या लाखों की सेना से सत्ता तय नहीं होती। तो फिर किससे होती है? अब सत्ता का निर्धारण वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर से होता है और अपस्ट्रीम नियंत्रण से होता है। अपस्ट्रीम नियंत्रण? इसका मतलब नदी के उद्गम के पास बैठना, जहां से सब कुछ शुरू होता है। ठीक वही। जो अपस्ट्रीम को कंट्रोल करता है, डाउनस्ट्रीम वाले हमेशा उस पर निर्भर हो जाते हैं। कोई उदाहरण इसका? हाँ, किताब में इस बात को ताइवान, अमेरिका और चीन के भू राजनीतिक त्रिकोण के उदाहरण से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स। पर अब यहाँ श्रोताओं के लिए एक बात साफ कर दूं, हम इस चर्चा में किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ चौहान की पुस्तक में दिए गए उदाहरण का एक निष्पक्ष और सिस्टम आधारित विश्लेषण कर रहे हैं। बस ये समझ रहे हैं कि ये ढांचा असल में काम कैसे करता है। हाँ, हमारा फोकस सिर्फ मैकेनिज्म पर है। तो इस त्रिकोण में ऐसा क्या खास है जो पुराने सेना वाले मॉडल को फेल कर देता है? तो देखिए, अगर हम चीन को देखें तो उसके पास एक विशाल सेना है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, और वो लगातार अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी करता रहता है। हाँ, तो पुराने नजरिए से देखें तो उसे सबसे ताकतवर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया? उसने शक्ति प्रदर्शन की जगह एक अनिवार्यता की वास्तुकला का निर्माण किया। अनिवार्यता की वास्तुकला, इनएविटेबिलिटी आर्किटेक्चर। बिल्कुल। अमेरिका ने ये सुनिश्चित किया कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, यानी सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप, हाँ, उसका सबसे बड़ा चोक पॉइंट ताइवान में स्थापित हो। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया बिना माइक्रोचिप के एक पल भी नहीं चल सकती। कुछ भी नहीं चल सकता। हमारे फोन हों, कारें हों, बैंक के सर्वर हों, यहाँ तक कि जो हथियार और मिसाइलें चीन खुद बनाता है, वो भी तो उन्हीं चिप्स पर निर्भर हैं। यही तो कैच है। अब देखिए, अमेरिका ने परिणाम ज्यामिति का इस्तेमाल कैसे किया? कैसे? अमेरिका ने चिप की डिजाइन, बौद्धिक संपदा यानी आईपी और पूरे इकोसिस्टम का कंट्रोल अपने पास रखा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के जोखिम को ताइवान की ओर बाहरी रूप से निर्देशित कर दिया। अच्छा। जिसे चौहान रिस्क राउटिंग कहते हैं।
रिस्क राउटिंग मतलब खतरा किसी और के सिर पर डाल देना। हाँ, लेकिन बहुत ही रणनीतिक तरीके से। अब स्थिति देखिए, चीन अपनी विशाल सैन्य ताकत के बावजूद इस वास्तुकला में बुरी तरह फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है? अगर वो ताइवान पर कोई आक्रामक कदम उठाता है तो वहां की चिप फैक्ट्रियां नष्ट हो जाएंगी और चिप्स की सप्लाई रुक जाएगी। बिल्कुल, और इससे खुद चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक और तकनीकी नुकसान होगा। अरे बाप रे। इसे ही कहते हैं वास्तुकला की ताकत। जब आपके पास दूसरे विकल्प खत्म हो जाते हैं और आपको मजबूरी में उसी ढांचे के भीतर काम करना पड़ता है जो किसी और ने बनाया है, तो उसे अनिवार्यता या इनएविटेबिलिटी कहते हैं। एकदम सही। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनने दीजिए। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। सुनने में तो ये थ्योरी बहुत ही गजब लगती है, लेकिन क्या सच में एक छोटी सी माइक्रोचिप एक सुपरसोनिक मिसाइल को रोक सकती है? मतलब जब बात सच में युद्ध के मैदान की हो, जहां खून बह रहा हो और टैंक चल रहे हो, तो क्या ये सारा आर्किटेक्चर एक असली टैंक का मुकाबला कर सकता है? क्या ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और काफी वाजिब भी है, लेकिन चवान की थ्योरी इसका बहुत तार्किक जवाब देती है। क्या है वो जवाब? जवाब ये है कि टैंक या मिसाइल की जरूरत ही तब पड़ती है जब आपका आर्किटेक्चर विफल हो जाता है। ओके। टैंक बल का प्रतीक है, वास्तुकला सत्ता का। अगर एक ऐसी स्थिति बन जाए जहां टैंक को चलाने के लिए जरूरी संचार प्रणाली ही काम ना करे, या उसी टैंक के अंदर की चिप खराब हो जाए, बिल्कुल, तो वो करोड़ों का टैंक सिर्फ लोहे का एक कबाड़ डिब्बा रह जाता है। वाओ। शक्तिशाली देश युद्ध के मैदान में टैंकों की गिनती पर निर्भर नहीं करते, वो उस ढांचे को नियंत्रित करते हैं जिस पर वो टैंक चलता है। क्योंकि वास्तुकला टैंक से इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वो ये तय करती है कि आपका टैंक कब, कहां और कैसे इस्तेमाल होगा। एकदम सटीक। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ मिलकर जो किया वो तो ग्लोबल लेवल की बात हो गई, भू राजनीति की बात। हाँ, पर मुझे लगता है ये सिर्फ देशों के बीच नहीं होता। अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से देखूं, एक उपभोक्ता की नजर से, तो क्या हमारे गैजेट्स और तकनीक भी हमारे साथ यही कर रहे हैं? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है देशों की भू राजनीति से निकलकर अब थोड़ा व्यापार की दुनिया पर आते हैं। जैसे एप्पल। क्या एप्पल जैसी कंपनियां भी इसी परिणाम ज्यामिति का इस्तेमाल कर रही हैं? अरे, एप्पल तो इसका सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण है। सच में? हाँ, देखिए, एप्पल सिर्फ इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वो अच्छे आईफोन बनाता है। वो तो बाजार में हार्डवेयर के मामले में और भी बेहतरीन फोन मौजूद हैं। बिल्कुल है, लेकिन एप्पल की असली सत्ता उसके इकोसिस्टम के संरेखण या अलाइनमेंट में छिपी है। iOS, ऐप स्टोर। हाँ, iOS, iCloud, AirDrop, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो चवान के एक और महत्वपूर्ण नियम को सिद्ध करता है। कौन सा नियम? मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट, यानी न्यूनतम प्रयास अधिकतम प्रभाव। इसको थोड़ा और गहराई से समझाइए ना। क्या एप्पल अपने ग्राहकों पर कोई बंदूक तान कर उन्हें रोकता है? वो अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कैसे करता है? देखिए, एप्पल सीधे तौर पर विकल्प नष्ट नहीं करता। वो बल का इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, वो बस अपने इकोसिस्टम को इतना सहज, इतना आसान और इतना आपस में जुड़ा हुआ बना देता है कि एक उपभोक्ता के लिए उसे छोड़ना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दर्दनाक हो जाता है। दर्दनाक कैसे? मान लीजिए आपके पास आईफोन है, मैकबुक है और एप्पल वॉच है। हाँ, पूरा सेट है। आपके सारे पासवर्ड वहां सेव है, आपकी तस्वीरें iCloud पर है, आपके परिवार के साथ iMessage पर बात होती है। ओहो, वो मशहूर ब्लू बबल बनाम ग्रीन बबल वाली बात। हाँ, वही। अगर मैंने गलती से एंड्रॉइड ले लिया तो ग्रुप चैट में मेरा मैसेज हरे रंग का हो जाएगा और सब मुझे अजीब नजरों से देखेंगे। बिल्कुल, यही तो अलाइनमेंट है। लोग एप्पल के इकोसिस्टम में रहने के लिए किसी दबाव में नहीं है, वो खुद रुकना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब है पासवर्ड ट्रांसफर करने का झंझट, एयर ड्रॉप की सुविधा खो देना और अपने ही दोस्तों के बीच ग्रीन बबल बन जाना। बाप रे। ये वास्तुकला इतनी सटीक और आरामदायक है कि आप खुद उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूं तो ये ऐसा लगता है जैसे एप्पल ने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आरामदायक लग्जरी जेल बना दी है। लग्जरी जेल बिल्कुल सही शब्द है। जहां कैदी खुद बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि अंदर का खाना बहुत लजीज है, बिस्तर बहुत आरामदायक है और बाहर की जंगली दुनिया में जाकर नए सिरे से शुरुआत करना बहुत थकाऊ लगता है। क्या यही सही मायने में आधुनिक सत्ता है? हाँ, यही आधुनिक सत्ता का सबसे शुद्ध रूप है। जब लोग आपके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन अपनी मर्जी से करें
और उन्हें लगे कि वे अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपने सत्ता का शिखर छू लिया है। बिना किसी बहस के। बिल्कुल। एप्पल को अपने ग्राहकों से लड़ना नहीं पड़ता। ग्राहक खुशी खुशी उस लग्जरी जेल में रहने के लिए प्रीमियम कीमत भी चुकाते हैं। और इसे ही चवान क्या कहते हैं? इसे ही वो जीरो टाइम इन्फ्लुएंस कहते हैं। जीरो टाइम इन्फ्लुएंस। हाँ, जहाँ बिना किसी मार्केटिंग दबाव के लोग तुरंत आपके ढांचे के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। ये बातें मुझे मेरे ही गैजेट्स को शक की नजर से देखने पर मजबूर कर रही हैं। स्वाभाविक है। चलिए, बड़ी कंपनियों और ग्लोबल पॉलिटिक्स से निकलकर अब थोड़ा इंसानों की ओर मुड़ते हैं। ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी पर आते हैं, क्योंकि आखिर इंसान सिर्फ एल्गोरिदम तो है नहीं। हमारे अंदर भावनाएं हैं, अहंकार है, ऑफिस की पॉलिटिक्स है। यहाँ मुझे चौहान के दो बहुत ही दिलचस्प नियमों ने अपनी ओर खींचा। उनका 9वां नियम जो है स्थिरता का प्रभुत्व या स्टेबिलिटी डोमिनेंस। हाँ। और चौथा नियम मौन का प्रकटीकरण यानी साइलेंट इमर्जेंस। ये दोनों नियम ना लीडरशिप और व्यक्तिगत सत्ता को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करते हैं। कैसे? हम तो अक्सर ये मानते हैं कि जो बॉस मीटिंग में जोर से बोलता है वही पावरफुल है। हाँ, जो लगातार 50 ईमेल भेजकर निर्देश देता है, जो मंच पर शक्ति प्रदर्शन करता है। हाँ, हमें लगता है वही असली लीडर है। हर बार लोगों पर हावी होने की कोशिश करना, ये सब कमजोरी है। असल में सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है। ये दिखाता है कि आपका सिस्टम आपके नियंत्रण में नहीं है और आपको उसे चलाने के लिए लगातार अपनी ऊर्जा जलानी पड़ रही है। मतलब अगर किसी मैनेजर को बार बार अपने कर्मचारियों को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं बॉस हूं, मेरी बात सुनो, तो असल में वो बॉस है ही नहीं। अरे गजब। हाँ, अस्थिर लोग या जिन्हें चवान अनस्टेबल एक्टर्स कहते हैं, वे अपनी ऊर्जा लगातार जलाते रहते हैं। हर छोटी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। बिल्कुल, हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसके विपरीत जो स्थिर लोग होते हैं, स्टेबल एक्टर्स, वे अपनी ऊर्जा संचित करते हैं, बचा कर रखते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति सत्ता पाकर हर चीज पर रिएक्शन देना बंद कर देता है, तो वो पूरे कमरे के लिए एक संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम बन जाता है। और किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, संतुलन का विरोध करना सबसे मुश्किल और उबाऊ होता है, क्योंकि वहां कोई ड्रामा नहीं होता। एकदम सही, वहां कोई ड्रामा नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहें जो कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, जो पूरी तरह से शांत हो, तो आपकी सारी आक्रामक ऊर्जा एक दीवार से टकराकर खत्म हो जाती है। ये बात मुझे एक ऐसे शांत माता पिता की याद दिलाती है जो बच्चों के कमरे में एकदम खामोश खड़े हों। बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब बच्चे चिल्ला रहे हैं, खिलौने फेंक रहे हैं, लेकिन माता पिता बिना कोई भाव दिखाए, बिना एक शब्द बोले, बस चुपचाप दरवाजे पे खड़े हैं। हाँ। अचानक क्या होता है, वो खामोशी पूरे कमरे की ऊर्जा को सोख लेती है। बच्चे खुद ब खुद शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनके ड्रामे को कोई ऑक्सीजन, कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा। बिल्कुल, वो माता पिता उस वक्त उस कमरे का आर्किटेक्चर बन चुके हैं। वे बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वे बस खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। हम आज के समय में जी रहे हैं जहां अटेंशन इकोनॉमी का बोलबाला है। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, लोग उसी को देखते हैं। अगर कोई खामोश रहेगा तो क्या आधुनिक दुनिया में मौन को कमजोरी या हार नहीं मान लिया जाएगा? लोग तो सोचेंगे कि इसके पास कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए चुप है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम है? कैसे? देखिए, ध्यान खींचना यानी अटेंशन और प्रभाव डालना यानी इन्फ्लुएंस, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। जो लोग ध्यान खींचने के लिए शोर मचाते हैं, वायरल होने के लिए चीखते हैं, वे असल में एल्गोरिदम के गुलाम होते हैं। वो किसी और के बनाए ढांचे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वे उस वास्तुकला के अंदर काम कर रहे हैं जो किसी और ने बनाई है। लेकिन जो असल में शक्तिशाली हैं, वे खुद एल्गोरिदम बनाते हैं। जैसे बड़ी टेक कंपनियों के मालिक। हाँ, वे रोज आकर इंटरनेट पर शोर नहीं मचाते, वे चुप रहते हैं, क्योंकि वे नियमों को लिख रहे हैं। भी उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये मौन की वास्तविक शक्ति है, बिना हिले पूरी दुनिया को अपने इर्द गिर्द घुमाना। सच में ये बहुत ही आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। हमने अपनी चर्चा शुरू की थी उस पुरानी सोच से कि सत्ता एक एक्सरे की तरह है, जिसे साफ देखा जा सकता है, जो चीखती है और डराती है। हाँ। और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 21वीं सदी में सत्ता असल में वो अदृश्य वास्तुकला है, वो एप्पल की लग्जरी जेल है, या वो शांत माता पिता की खामोशी है जो चुपचाप हमारे फैसलों को दिशा देती है। बिल्कुल सही। अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए, तो आधुनिक नेताओं और विचारकों को ये किताबें क्यों पढ़नी चाहिए?
क्योंकि हम कंप्यूटर सदी में जी रहे हैं। हाँ, और जो लोग अभी भी पुराने प्रयास वाली सत्ता या एफर्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीखना, डराना, बल प्रयोग करना, वे सब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे हार रहे हैं। भविष्य उनका नहीं है जो तलवारें भांजते हैं। तो भविष्य उनका है जो वास्तुकला बनाते हैं, जो ऐसे इकोसिस्टम बनाते हैं कि दुनिया अपने आप उनके साथ चलने को मजबूर हो जाए। बिल्कुल, यही यूनिफाइड पावर आर्किटेक्चर का असली सार है। तो आज के सफर को खत्म करने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। अभी इसी वक्त अगर हम अपने खुद के जीवन, अपने ऑफिस या अपने रिश्तों को जरा गौर से देखें, क्या हर दिन सत्ता साबित करने के लिए, बात मनवाने के लिए ऊर्जा जलाई जा रही है? क्या रोज संघर्ष हो रहा है? हाँ, या फिर क्या कोई ऐसा इकोसिस्टम या वास्तुकला बना ली गई है जहां अगर पूरी तरह खामोश भी हो जाएं तो भी चीजें उसी दिशा में बढ़ेंगी जैसी हम चाहते हैं? बहुत गहरा सवाल है। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि जो सत्ता चीखती है वो पहले ही जा चुकी है। असली सत्ता वो है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिसका असर हर जगह होता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।